आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट में राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक, और उसमें आपके पाठ है मानवेंद्र नाथ राय, जिसको एम एन राय भी कहा जाता है। एम एन राय को आज हम पढ़ेंगे, पहला भाग पढ़ेंगे। और इस पहले भाग में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में भी थोड़ा बता दूं। इससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले के जितने भी पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या अपनी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जैसे पॉलिटिकल साइंस की अलग है, हिंदी साहित्य की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, तो वहां पे आप जाकर के भी पीछे के जितने भी वीडियो है उनका अध्ययन आप कर सकते हैं। वहां पर सारे जो वीडियोस हैं उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप सर्च करके भी, यानी CCA बाय DR रोज या MN राय बाय DR रोज, इसके नाम से भी सर्च करके भी आपको यानी इसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। तो पहला भाग आज हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम दूसरा भाग पढ़ेंगे और दूसरे भाग में भी महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। और इसमें भी हम परीक्षा से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे, यूं कह सकते हैं कि मानवेंद्र नाथ राय से संबंधित पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, जो परीक्षा से संबंधित भी है। जैसे परीक्षा में बहुत सारे इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आज हम इसमें क्या पढ़ते हैं। अगर पाठ को पढ़ने के बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आज हम एक तो एम एन राय का परिचय पढ़ेंगे, और एक हम एम एन राय के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे। उसके बाद एम एन राय का मार्क्सवाद से क्या संबंध रहा उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एम एन राय का जो मौलिक मानववाद है उसमें वो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कई छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी हम पढ़ेंगे। यानी जब हम ये वीडियो पढ़ेंगे, पूरा पाठ पढ़ेंगे, हमें पूरे पाठ ही पढ़ने चाहिए। पूरे पाठ के वीडियो जो है वो हमें ज्यादा अध्ययन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा पाठ पढ़ते हैं तो पूरा यानी पाठ क्लियर हो जाता है, और उसमें फिर छूटने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो आइए देखते हैं कि आज का ये पाठ कैसा रहता है। चैनल में कुछ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले हम एम एन राय के बारे में जानते हैं, जो कि एक हमारे समक्ष एक मौलिक मानववाद का आदर्श लेकर के और प्रस्तुत हुए, या मौलिक मानववाद का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया। राय ने भौतिकवाद की नवीन व्याख्या करते हुए उसमें एक नैतिकता का पुट प्रदान किया। यानी जो मार्क्सवाद का भौतिकवाद से संबंधित जो है, भौतिकवाद से संबंधित जो बिंदु है उसमें उन्होंने नैतिकता का पुट दिया। राय ने दल विहीन लोकतंत्र का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया, जो व्यवहारिक नहीं होते हुए भी आकर्षक आदर्श अवश्य है। यानी दल विहीन लोकतंत्र की बात उन्होंने कही, तो उन्होंने देखा कि ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि दल के बिना लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। कहीं न कहीं दल का अस्तित्व तो होगा ही, लेकिन फिर भी उनका जो विचार था वो बिल्कुल आदर्श था। अब इनके जीवन परिचय पर जब हम चलते हैं, जीवन परिचय में देखिए, जीवन परिचय इनका जन्म जो है 6 फरवरी 1886 को कलकत्ता के निकट एक गांव में हुआ था। 6 फरवरी 1886 को इनका प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। ये जैसे कंपटीशन की एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि उनका प्रारंभिक नाम क्या था, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो घर पे ही हुई थी, और फिर ये स्थानीय राष्ट्रीय पाठशाला में भर्ती हुए थे। राय की जो जीवनी लिखने वाले हैं वो मुंशी और दीक्षित है। उन्होंने ये लिखा है कि राय का जीवन जो है स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामातीर्थ और स्वामी दयानंद से प्रभावित रहा है। यानी उनके जीवन में एम एन राय जो है वो विवेकानंद, रामातीर्थ और स्वामी दयानंद इनसे प्रभावित रहे हैं। इसके साथ साथ उनके जीवन पर विपिन चंद्र पाल और सावरकर का भी अमिट प्रभाव पड़ा है। तो यूं कह सकते हैं कि वो विवेकानंद, रामातीर्थ, दयानंद, विपिन चंद्र पाल और सावरकर से प्रभावित हुए। वैसे उनके जीवन पर कार्ल मार्क्स का भी प्रभाव पड़ा, लेकिन वो उसमें क्या है कि सुधार करते थे। जब आप आगे में पढ़ेंगे पूरा जानकारी हो जाएगी। जीवन में घटित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, देखिए सबसे पहले उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी के रूप में वो प्रस्तुत हुए। 1910 तक आते आते उन्होंने क्या किया, उग्र राष्ट्रवादियों में अपना स्थान बना लिया। यानी अपने जैसे हम गरम दल और नरम दल के जो नेता कहते हैं, गरम दल और नरम दल, जिसमें गरम दल में लाल बाल पाल थे और नरम दल में तो बहुत सारे थे। तो उस गरम दल में उग्र राष्ट्रवाद में उन्होंने अपना स्थान बना लिया, और 1910 में उन्हें हावड़ा षड्यंत्र कांड में बंदी भी बनाया गया था। हावड़ा षड्यंत्र कांड जो हुआ था 1910 ईस्वी में, उसमें उन्हें बंदी बना लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने में ये संलग्न थे। भारत में एक सशस्त्र क्रांति हो,
उसमें संलग्न थे। और फिर क्या है कि सरकार को कहीं से भनक पड़ गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। वे क्रांतिकारियों के प्रतिनिधि के नाते विदेशों से आने वाले शस्त्रों को प्राप्त करने के लिए 1915 में जावा भी गए थे। देखिए 1915 में वो जावा गए थे। जावा क्यों गए थे? यानी क्रांतिकारियों के लिए विदेशों से आने वाले जो शस्त्र है वो प्राप्त करने के लिए। उनको वहां शस्त्र नहीं मिले और ना ही वहां पर कोई जलियान आया, लेकिन फिर भी वो गए थे। उन्होंने जैसे बहुत सारे देशों की यात्रा की, जावा, फिलीपींस, कोरिया, मंचूरिया, अमेरिका, चीन और जापान, इनकी यात्राएं इन्होंने की। जावा, फिलीपींस, कोरिया, मंचूरिया, अमेरिका, चीन, इनकी यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ के स्थान पर मानवेंद्र नाथ रखा। जब ये यात्राएं कर रहे थे, यानी जैसे अमेरिका और चीन की यात्रा के दौरान, जहां तक याद है, अमेरिका और चीन की यात्रा के दौरान उन्होंने अपना नाम जो है वो नरेंद्र नाथ के स्थान पर उन्होंने मानवेंद्र नाथ कर लिया था। अमेरिका में उन्होंने अपना विवाह कर लिया और अपनी विदेशी पत्नी के साथ वो अमेरिका के मेक्सिको नगर में जाकर बस गए। मेक्सिको में वहां सेटल हो गए। अब मेक्सिको में सेटल होने के बाद में फिर वो मार्क्सवाद के संपर्क में आए। 1917-18 में वो साम्यवादी नेता जो माइकल बोरिडिन थे, माइकल बोरिडिन, उसके संपर्क में आए और उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने साम्यवाद को मानव जाति के कष्टों का उद्धारक मानने लगे। यानी यहां पर वो साम्यवाद से प्रभावित हुए और मानव जाति के कष्टों का उद्धारक मानने लगे। 1919 में उन्होंने मेक्सिको के बाहर किसी राज्य में प्रथम साम्यवादी दल स्थापित करने का श्रेय प्राप्त हुआ। मेक्सिको भी 1919 में कोई मेक्सिको के बाहर किसी राज्य था या कोई स्थान, स्टेट था, इकाई थी, यूनिट थी वहां की, उस यूनिट में उन्होंने साम्यवादी दल की स्थापना की 1919 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप ध्यान रखें। बोर्डिन के माध्यम से उनका परिचय लेनिन से हुआ और लेनिन ने राय को निमंत्रित किया। बोर्डिन के माध्यम से परिचय हुआ था और फिर लेनिन ने उनको निमंत्रित किया और निमंत्रित करने पर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की जो दूसरी कांग्रेस हुई थी उसमें वो मेक्सिको के प्रतिनिधि के रूप में 1920 के प्रारंभ में वो रूस पहुंचे थे। यानी 1920 में वो रूस गए थे और रूस के कहां से, मेक्सिको के प्रतिनिधि के रूप में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी, यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की जो सभा थी, जो कांग्रेस थी, सभा थी, बैठक थी, उस बैठक में पहुंचने के लिए वो 1920 में वहां पर जाते हैं। और उससे जाते समय एक बात और थी, रूस जाते समय उन्होंने बर्लिन में अपने भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनसे उन्होंने भेंट भी की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने, यानी मेक्सिको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भाग लेने हेतु जब उन्होंने क्रांतिकारियों से भेंट की तो उसका समय क्या था, 1920। तो उन्होंने क्रांतिकारियों से भेंट भी कब की थी, 1920 में। राय के परामर्श से एशियाई समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने ताशकंद में कॉमिंटर्न का एक केंद्रीय एशियाई बोर्ड स्थापित किया। अब ये राय का परामर्श था, वहां पर जो ये सभा हुई 1920 में, उस सभा में इन्होंने परामर्श दिया और परामर्श देने पर ताशकंद में एक कॉमिंटर्न, एक एशियाई बोर्ड स्थापित किया गया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने एक ताशकंद में कॉमिंटर्न का एक केंद्रीय स्थायी बोर्ड, एशियाई बोर्ड स्थापित किया और राय इसके पूर्व विभाग के अध्यक्ष, यानी इस जो कॉमिंटर्न जो एशियाई बोर्ड था, सेंट्रल बोर्ड था, इस बोर्ड के एक पूर्वी विभाग के अध्यक्ष थे। यानी अलग अलग जैसे दक्षिणी विभाग, पूर्वी विभाग, उत्तरी विभाग, जो भी विभाग थे उनमें से पूर्वी विभाग के अध्यक्ष कौन थे, ये एमएन राय थे। अब आगे बढ़कर के हुआ क्या कि इनका स्टालिन के साथ मतभेद हो गया और रूढ़िवादी मार्क्सवाद की इन्होंने आलोचना की। अब जैसे यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि मानवेंद्र नाथ राय ने या एमएन राय ने मार्क्सवाद की आलोचना किस आधार पे की, या मार्क्सवादी विचार के बारे में या मार्क्सवादी दर्शन के बारे में एमएन राय के क्या विचार थे, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यहां इनका विचार किससे मतभेद हुआ, स्टालिन से। स्टालिन क्या चाहते थे, एक ही देश में समाजवाद नाम का एक सिद्धांत के सिद्धांत से राय सहमत नहीं थे। उन्होंने एक ही देश में समाजवाद इस एक सिद्धांत चलाया था, उस सिद्धांत से ये एमएन राय सहमत नहीं थे और राय स्टालिन की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के भी विरुद्ध थे। जो एकाधिकारवादी प्रवृत्ति थी उससे वो विरुद्ध थे और इन परिस्थितियों में 1928-29 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से उनका संबंध पूर्णतया टूट गया, क्योंकि स्टालिन से मतभेद हो गए। मतभेद होने के बाद 1928-29 में वो इंटरनेशनल जो साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, उस संस्था से उनका संबंध टूट गया।
समन टूटने के बाद 1921 से 28 के बीच यानी भारत वापसी और साम्यवादी दल से अलगाव एक इनकी महत्वपूर्ण घटना है। सन 1921 से लेकर के 28 के बीच में सोवियत रूस में रहते हुए राय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना को दृढ़ आधार प्रदान किया था। 1921 से लेकर के यानी 1920 में वो गए थे, 1921 से लेकर के 1928 तक वो जो रूस में रहे थे, सोवियत रूस में, तो वहां उन्होंने भारत में जो साम्यवादी दल था उसका उन्होंने दृढ़ आधार प्रदान किया था। और एक वेनगार्ड पत्रिका थी, उस पत्रिका के माध्यम से भारत के जो साम्यवादी थे उन साम्यवादियों का मार्गदर्शन करते थे। और किस पत्रिका के माध्यम से? वेनगार्ड पत्रिका के माध्यम से। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। 1930 में अपना नाम बदलकर भारत लौटे, लेकिन कानपुर षड्यंत्र केस में उन्हें 6 वर्ष का कारावास दंड भुगतना पड़ा। यानी 1930 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें पकड़ लिया और 6 वर्ष का कारावास हुआ और 6 वर्षों तक ही उन्हें कारावास भुगतना पड़ा। 1936 में उन्हें जेल से मुक्ति मिली। और फिर क्या है कि 1936 में जेल से मुक्ति मिली तो यहां तक आते आते वो साम्यवादी दल से भी अलग हो गए और साम्यवादी आंदोलन से भी वो अलग हो गए। 1936 में वो साम्यवादी दल से अलग हो जाते हैं और यहां आने के बाद फिर वो कांग्रेस में प्रवेश करते हैं। 1936 के बाद वो क्या करते हैं? कांग्रेस में प्रवेश करते हैं। तो 1936 के बाद कांग्रेस की ओर उन्मुख होते हैं और 1939 में उन्होंने कांग्रेस के भीतर लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन की स्थापना की। 1939 में लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन इसकी स्थापना की थी उन्होंने 1939 ईस्वी में। और 1940 में उन्होंने मौलाना आजाद के विरुद्ध कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था। 1940 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव भी लड़ा था, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ही विजयी हुए थे। इनको विजय नहीं मिली थी और इस पराजय के बाद वो कांग्रेस से भी अलग हो गए। यानी जब मौलाना साहब के विरुद्ध जब वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे और युद्ध जीत नहीं पाए थे तो उन्हें कुछ ठेस लगी हो या कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बन गई हो जिससे वो अलग हो गए। दिसंबर 1940 में उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब की? 1940 में, दिसंबर 1940 में। और सन 1937 में उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था। 1937 में इन्होंने एक पत्रकारिता पत्र निकाला था जिसका नाम था इंडिपेंडेंट इंडिया, जो एक साप्ताहिक पत्र था, उसका प्रकाशन भी उन्होंने किया था। 25 जनवरी 1954 को इनका देहावसान हुआ और तब तक वे मानवतावादी आंदोलन का प्रयास करते रहे। 25 जनवरी और 1954, यानी वो कितने वर्ष के होकर के देहावसान हुआ? 1886 में उनका जन्म हुआ और 1954 में देहांत हुआ। तो यानी 14 और 54, 68 साल की उम्र में, लगभग 68-69 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया था। जीवन के अंतिम वर्ष में उन्होंने एक स्वतंत्र लेखन, चिंतन और स्वयं द्वारा स्थापित एक इंडियन रेसिस्टेंस इंस्टीट्यूट देहरादून में एक निदेशक के पद पर काम किया। उनके द्वारा एक संस्था बनाई हुई थी इंडियन रेसिस्टेंस इंस्टीट्यूट, जो कहां पर थी? देहरादून में थी। उस संस्था का निदेशन का कार्य करने लगे थे जीवन के अंतिम वर्षों में, यानी लगभग 1945-46 के बाद उन्होंने यही काम किया था। उनके जीवन में बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी। उनकी रचनाओं को इस प्रकार या उनके कार्य को इस प्रकार बांटा जा सकता है, उनके जो राय के विचार है उनको 5 भागों में बांटा जा सकता है। 1912 से 16 तक का उनका रोमांटिक क्रांतिकारी भाग रहा। 1917 से 30 तक रूढ़िवादी मार्क्सवादी रहे और 1930 से 36 तक वो मार्क्सवाद से अलग हुए और एक रूढ़िवादी बन गए, यानी मार्क्सवाद में भी उन्होंने परिवर्तन करने का सोचा। 1937 से 39 तक मौलिक लोकतंत्र की ओर उनका संक्रमण हुआ और मौलिक लोकतंत्रवादी बन गए 1940 से 46 में, और मौलिक मानवतावादी बन गए 1947 से। जीवन के अंतिम वर्ष जो थे देहरादून में उनके द्वारा जो संस्था स्थापित की गई थी उस संस्था में उन्होंने 1947 से लेकर के 1954 तक 7-8 साल में वही काम किया। उनकी रचनाएं देखिए, राय की जो रचनाएं हैं, चैनल यदि पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं या प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। राय के छोटे बड़े ग्रंथों जो टोटल पैम्फलेट वगैरह है उनको मिलाकर के लगभग 110 आती है। प्रमुख रचनाओं की संख्या तो हालांकि अपन 5 ही पढ़ेंगे, लेकिन लगभग 110 से छोटी बड़ी पुस्तकें उन्होंने लिखी है। एक तो उन्होंने लिखी है रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन, मटेरियलिज्म, और तीसरी इंडिया इन ट्रांजिशन,
और चौथी लिखी इंडियन प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशंस, और पांचवी उन्होंने पुस्तक लिखी है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, और छठी उन्होंने लिखी द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीतिज्ञों का भविष्य। इसके अलावा इंडिपेंडेंट इंडिया और रेडिकल ह्यूमनिस्ट, ये दो जो पत्रिकाएं थी वो भी उनके जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये उनके जीवन का परिचय था। अब हम इनके राजनीतिक दर्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले राय और मार्क्सवाद के बारे में पढ़ते हैं कि मार्क्सवाद पर इनका कितना प्रभाव था। राय ने 1915 से लेकर के 17 के वर्षों में अमेरिका में रहते हुए मार्क्स और अन्य समाजवादी लेखकों की रचनाओं का पर्याप्त अध्ययन किया था। 1915 से लेकर के 1917 के बीच उन्होंने यानी मार्क्सवादी या मार्क्सवादी दर्शन से संबंधित जितने भी लेखक थे उनकी रचनाओं का अध्ययन किया। उन्होंने शीघ्र ही मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर अधिकार जमा लिया। शीघ्र ही उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष, जब हम जैसे मार्क्स को पढ़ते हैं तो बिल्कुल हमें ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और मार्ग संघर्ष से बिल्कुल समझ में आ जाते हैं, और समझ में आ जाते हैं, हमें भी लगता है कि वास्तव में ये सही है, और वे मार्क्स के दर्शन से प्रभावित हो गए। उन्होंने मेक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना की और दृढ़ मार्क्सवादी होने का परिचय भी दिया। मेक्सिको में अभी अपन पढ़ ही रहे थे कि मेक्सिको में वो साम्यवादी दल की स्थापना की थी, मेक्सिको किसी एक बाहर नगर में, और उन्होंने भारत में साम्यवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भारी प्रयास भी किए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया कि भारतीय दरिद्रता ब्रिटिश साम्राज्य और देशी सामंतवाद के शोषण का परिणाम है। उनके अनुसार क्या है? भारत में जो दरिद्रता है, गरीबी है, उसका कारण एक तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, यानी ब्रिटिश का साम्राज्य वहां पर है, वो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए भारतीयों का शोषण करते हैं। दूसरी बात, देश में जो सामंतवादी व्यवस्था है उसके कारण यानी जमींदार और पूंजीपति लोग हैं वो सामान्य जनता का शोषण करते हैं। ये उनके विचार में जहन में बैठ गई थी। और दरिद्रता का यानी उसकी गरीबी का उन्मूलन तभी संभव है जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत होना चाहिए और वहां पर जो सामंतवादी ताकतें हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए। यानी वो देश से, अपने देश से या भारत से गरीबी उन्मूलन का तर्क क्या देते हैं कि भारत से एक तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की समाप्ति होनी चाहिए और दूसरा जो सामंतवादी ताकतें थी उनका उन्मूलन होना चाहिए, तब भारत में गरीबी नहीं रहेगी। अब राय की व मार्क्सवाद में क्या आस्था थी? देखिए, राय द्वंद्ववाद से सहमत नहीं थे, लेकिन भौतिकवाद में उनकी गहरी आस्था रही है और मानवेंद्र नाथ राय पूर्ण भौतिकवादी थे और इस बात से सहमत थे कि भौतिकवाद समस्त ज्ञान का स्रोत है। दूसरा, इनका मार्क्सवाद में आस्था का था कि मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति से राय बहुत अधिक प्रभावित थे। तीसरी बात, मार्क्सवादी चिंतन के मूल लक्ष्य मानवीय और उदारवादी प्रवृत्ति में वो आस्था रखते। मार्क्सवाद का मूल लक्ष्य था मानवीय और उदारवादी प्रवृत्ति की स्थापना करना या मानव का कल्याण करना, तो इस प्रवृत्ति से बहुत अधिक वो प्रभावित थे। इसके अलावा मार्क्स के चिंतन और कर्म की एकता के अंश को स्वीकार किया, जो इस बात पर बल देता है कि कोई कार्य तभी सफल हो सकता है जबकि सोच समझकर निश्चित की गई एक योजना के अनुरूप हो। इस बात से वो बहुत अधिक प्रभावित थे कि मार्क्सवाद ये कहता है कि कोई भी काम तभी सफल होता है जब हम उसे सोच समझ करके निश्चित योजना बना करके कोई काम करते हैं। तो मार्क्सवाद का प्रभाव ये रहा। अब उनकी मार्क्सवादी सिद्धांत से असहमति हो गई। मार्क्सवाद में भी कुछ ऐसी बातें उन्हें लगी जो उन्हें अच्छी नहीं लगी। मार्क्स के अनुयायियों जैसे लेनिन है, स्टालिन है, उनके द्वारा मार्क्स के चिंतन को जिस रूप में अपनाया जा रहा था उसके प्रति राय की भारी असहमति थी। मार्क्स के जो अनुयायी थे, लेनिन, स्टालिन, और ये मार्क्स के सिद्धांत को जिस तरह से अपना रहे थे, तो राय ने कहा है कि मुझे इस प्रकार का चिंतन नहीं चाहिए। और राय ने मार्क्स की विचारधारा में लचीलेपन को बनाए रखते हुए उसे एक सजीव और गतिशील दर्शन के रूप में अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ये मार्क्सवादी विचारधारा है तो इसमें लचीलापन होना चाहिए, मानव कल्याण के साथ साथ, यानी लचीलेपन के आधार पर। यदि जैसे मार्क्सवाद क्या करता है, क्रांति में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि क्रांति से अगर रक्तपात करके यदि वो क्रांति की जाती है तो मानव ही मानव का नाश करता है, तो ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सजीव और गतिशील दर्शन के रूप में इसको अपनाया जाना चाहिए। और राय जो स्वतंत्र चिंतन के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, मार्क्सवादी प्रभाव से वो हटते गए और मार्क्स के अनुयायियों से उनका मतभेद इतना अधिक हो गया था कि 1928 में उन्हें साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय से निष्कासित कर दिया गया। यानी साम्यवादी जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो कमेटी थी, उस सभा से उन्हें निष्कासित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया।
अब उनको मार्क्सवाद के कौन से सिद्धांतों से, एक तो द्वंद्ववाद से असहमति थी जिसके बारे में अपन पढ़ ही चुके हैं, दूसरी इतिहास की आर्थिक व्याख्या से भी असहमति है। वो कहते हैं कि इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या उन्होंने की है उससे वो असहमति है। वो क्या कहते हैं, राय मार्क्सवाद की ये आलोचना लिखते हुए कहते हैं कि द्वंदात्मक प्रक्रिया संसार को बदलने के संबंध में उन महान क्रांतिकारियों के लिए कोई स्थान नहीं रहने देती। द्वंदात्मक प्रक्रिया जब चलती है तो क्रांतिकारियों के लिए कोई भी स्थान नहीं रहने देती जो मार्क्सवादी दर्शन से प्रेरित हो। और वो कहते हैं कि द्वंदात्मक भौतिकवाद और समाजवाद के एक क्रांतिकारी पुनर्निर्माण कार्यक्रम के बीच कभी न दूर होने वाला विरोध मार्क्सवाद की आधारभूत भ्रांति है। उन्होंने एक और कहा था कि जो ये द्वंदात्मक भौतिकवाद है, यानी भौतिकवाद के पीछे लोगों की जो लड़ाई है, यूं कह सकते हैं कि पूंजी के लिए जो लोगों की लड़ाई है, इस लड़ाई को उन्होंने कहा कि ये समाजवाद में एक क्रांतिकारी पुनर्निर्माण कार्यक्रम के बीच में कभी भी दूर नहीं होने वाले विरोध का एक आधारभूत है। उन्होंने कहा कि आपका जो द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है ना, इस सिद्धांत से कभी भी दुनिया सहमत नहीं होगी और ये एक आधारभूत भ्रांति है। राय इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को एक एकांगी और एक पक्षीय मानते थे। इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या उन्होंने की है, यानी उनका कहने का अर्थ है कि जैसे मार्क्सवाद कहते हैं कि राज्य जो है वो एक शोषक है और शोषण करने वालों का सहायक है, तो इसलिए राज्य अनावश्यक है, यानी राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपने जो भौतिकवादी व्याख्या की है वो एकांगी है, एक पक्ष को देख करके की गई है। इसके अलावा वर्ग संघर्ष के समाजशास्त्र में संदेह, उनका जो वर्ग संघर्ष दिया है, वर्ग संघर्ष यानी उन्होंने मार्क्सवाद ने कहा है कि भाई जैसे गरीब और अमीर है या पूंजीवादी वर्ग और गरीब जो वर्ग है उनके बीच में हमेशा वर्ग संघर्ष रहा है। हाँ, इस बात पे वो स्वीकार करते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि मानव समाज में समय समय पर विभिन्न वर्ग रहे हैं, उनमें संघर्ष भी रहा है, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि आपसी सहयोग, सामाजिक एकता और बंधन के तत्व अधिक रूप से रहे हैं। यानी उनका कहने का अर्थ यह है कि हाँ, वर्ग संघर्ष रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे को देखना ही नहीं पसंद करते थे, एक दूसरे का सहयोग ही नहीं करते थे। उनमें आपसी सहयोग की भावना भी होती थी, सामाजिक एकता भी था और उनका बंधन भी था एक तरह से। तो जिनके सहारे मानव समाज अब तक टिका हुआ है। अगर मान लो ये वर्ग संघर्ष है वो अति पर पहुंच जाता, एक वर्ग दूसरे वर्ग को देखना तक पसंद नहीं करता, तो क्या होता? यदि वर्ग संघर्ष ही मानव में प्रमुख होता तो मनुष्य लड़ भिड़ करके समाप्त हो गए होते। ये उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वर्ग संघर्ष तो उन्होंने कहा, हाँ वर्ग संघर्ष रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में आपसी कोई सहयोग नहीं था, संबंध नहीं था, प्रेम नहीं था। चौथी बात है कि मध्यम वर्ग के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक त्रुटिपूर्ण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहते हैं कि मध्यम वर्ग किसी काम का नहीं, लेकिन राय के अनुसार ये मार्क्स की धारणा गलत है कि मध्यम वर्ग का लोप हो जाएगा। यानी मार्क्सवाद कहते हैं कि जब ये क्रांति होगी, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होगा, तब क्या होगा, ये मध्यम वर्ग हट जाएगा, लेकिन मध्यम वर्ग का लोप संभव नहीं है। और मार्क्स की भविष्यवाणी के सर्वथा विपरीत मध्यम वर्ग का ही विकास हुआ है और आर्थिक प्रक्रियाओं के विस्तार के साथ साथ मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ी है। यानी आज तक अगर कोई अच्छा काम किया है तो वो मध्यम वर्ग ही सामने आया है। मध्यम वर्ग क्योंकि इतना विपन्न भी नहीं होता और उतना संपन्न भी नहीं होता, तो बीच का वर्ग होता है, तो वह मानवता की आवश्यकताओं को जरूर समझता है। पांचवी बात उन्होंने कही है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की भी आलोचना उन्होंने की थी। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद के अनुसार, जैसे मार्क्सवाद क्या कहता है, मार्क्सवाद के अनुसार जब यहाँ पर क्रांति होगी तो क्या होगी, पूंजीवाद खत्म हो जाएगा और पूंजीवाद खत्म होने के कुछ समय तक राज्य भी बना रहेगा, लेकिन राज्य समाप्त होने पर वो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद होगा और वो सच्चा लोकतंत्र होगा, वो साम्यवादी व्यवस्था होगी। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग की विशाल राजकीय सेनाओं के सामने सर्वहारा वर्ग की शक्तियां नगण्य है। मार्क्स जिसे सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहता है, व्यवहार में वे राज्य का सर्वाधिकार ही होता है। उन्होंने कहा कि जैसे मान लो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद है तो कहीं ना कहीं शासन तो होगा, राज्य तो होगा ही, तो फिर वो लोग हावी हो जाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये सर्वाधिकारवादी है, ये राज्य का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। छठी आलोचना है कि मार्क्सवादी दर्शन में मानव तत्व की उपेक्षा है। मार्क्सवादी दर्शन में मानव को एक साधन मात्र बना दिया गया है, जबकि मानव साध्य है और बाकी राज्य वगैरह साधन है। मानव का विकास नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से ही संभव है।
अगर उनको नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करेंगे तो ही संभव है। इस व्यवस्था में व्यक्ति को इस स्वतंत्रता से वंचित कर समष्टि की वेदी पर बलिदान कर दिया गया है, यानी मार्क्सवाद में मनुष्य की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। सातवीं उनकी आलोचना है कि मार्क्सवादी दर्शन में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। राय की दृष्टि में मार्क्सवाद का यह सबसे बड़ा दोष है कि वो समाज के विकास में नैतिक शक्ति और सत्ता की अवहेलना करता है, क्योंकि नैतिक सत्ता और नैतिक शक्ति जो है वो समाज के विकास में सबसे ज्यादा योगदान देती है। आठवीं उनकी आलोचना है कि हिंसक पद्धति के स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके में विश्वास रखते हैं। भाई मार्क्सवाद है वो तो क्रांति में विश्वास रखता है और क्रांति हिंसा में भी हो जाती है। राय का विचार है कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित हिंसात्मक तरीका ही व्यवस्था में सुधार का एक उपाय नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार किया जा सकता है। वो कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से भी राजनीति, समाज, इनकी स्थितियों को हम सुधार सकते हैं। तो ये तो थी आलोचना। अब एक प्रश्न बन जाता है कि राय का मौलिक मानववाद क्या है, इसके बारे में समझिए। राय का मौलिक मानववाद। मौलिक मानववाद राय के संपूर्ण चिंतन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राय ने कांग्रेस का परित्याग करके दिसंबर 1940 में अपनी एक पृथक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। उसका उन्होंने संगठन किया था और 1945-46 में उन्होंने मौलाना जो अबुल कलाम है उनके विरुद्ध उन्होंने एक यानी चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी। इसलिए उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को भंग करके और अपनी समस्त शक्ति और बौद्धिक पुनर्जागरण में लगा दी। अब उन्होंने देखा कि डेमोक्रेटिक पार्टी यानी इस राजनीति के माध्यम से तो हम अपने मानववाद का भला नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने आप को चिंतन में लगा दिया और उसका उद्देश्य था मौलिक मानववाद। राय ने मौलिक मानववाद का प्रतिपादन अपना जो एक ग्रंथ है उसका नाम है न्यू ह्यूमैनिज्म और एक अपना साप्ताहिक पत्र है इंडिपेंडेंट इंडिया, और इसका नाम इंडिपेंडेंट इंडिया का उन्होंने 1949 में नाम बदला था और नाम बदल करके वो नाम रख लिया था उन्होंने रेडिकल ह्यूमनिस्ट उस पत्रिका का, यानी 1949 में रेडिकल ह्यूमनिस्ट रख दिया था नाम। उसमें उन्होंने मौलिक मानववाद की बहुत अच्छी व्याख्या की है, उनके विचार हम देख सकते हैं और उसके आधार पर मौलिक मानववाद की क्या विशेषताएं हो सकती है वो आप देख सकते हैं। चैनल में अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। पहली उनकी विशेषता है कि मानव संपूर्ण जीवन का मूल और प्रत्येक वस्तु का आधार है। मानव संपूर्ण जीवन का मूल और प्रत्येक वस्तु का आधार है। मौलिक मानववाद के अनुसार मनुष्य ही मानव जाति का मूल है, मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है और राय के अनुसार मनुष्य स्वयं भाग्य का निर्माता है और उसमें इतनी क्षमता है कि वह विश्व को आज की तुलना में श्रेष्ठ और सुंदर बना सकता है। राय का कहना है कि हमारे ये जो नक्षत्र है, सूर्य है, चंद्र है, अन्य जो नक्षत्र है, ये हमारे भाग्य के निर्धारक नहीं है। राय का संपूर्ण ध्यान इस संसार की वास्तविकताओं पर है। वे ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और मनुष्य को भाग्यवाद के स्थान पर पुरुषार्थ के हाथों समर्पित करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम अपने आप को ईश्वर के भरोसे डाल देते हैं, हम काम भी नहीं करते हैं, तो उससे क्या है कि व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता है। तो व्यक्ति को ईश्वर के भरोसे नहीं, स्वयं के भरोसे रह करके आगे का काम करना चाहिए। अगली उनकी मौलिक मानववाद की विशेषता है कि मानवीय बुद्धि और विवेकवाद में विश्वास रखते हैं। राय ने मनुष्य की बौद्धिक और क्रियात्मक शक्ति की उत्कृष्टता में विश्वास व्यक्त किया है। राय का कथन है कि अध्यात्मवाद तो अंधविश्वास का प्रतीक है। अध्यात्मवाद है वो अंधविश्वास का प्रतीक है। अध्यात्म में आदमी बहुत कुछ यानी अंधविश्वासी भी हो सकता है और उसका विकास तभी संभव है जब हम अंधविश्वास का परित्याग करके मानवीय बुद्धि को जागृत करके परिष्कृत करके विज्ञान और बुद्धि की सहायता से रचनात्मक कार्य करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। यानी उन्होंने कहा है कि हमारे लिए जो है आदमी का विकास, मनुष्य का विकास कब संभव है? जब आदमी बुद्धि से जागृत होकर के विशुद्ध विज्ञान की तरफ आगे बढ़ेगा और रचनात्मक काम करेगा, तभी इसकी मानव का विकास संभव है। मौलिक मानववाद की अगली विशेषता है मानववाद का प्रेरक तत्व स्वतंत्रता है। राय के मानववाद का प्रेरक तत्व स्वतंत्रता है और राय ने स्वतंत्रता के 3 आधार स्तंभ बताए हैं। कौन कौन से? मानववाद, व्यक्तिवाद, विवेकवाद। उन्होंने कहा है कि 3 आधार स्तंभों पर व्यक्ति का विकास संभव है, मनुष्य का विकास संभव है, मनुष्य समाज का विकास संभव है।
राय ने मनुष्य के आत्मविश्वास और आत्म सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक माना है तथा मौलिक मानववाद मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए और प्रभुत्व के लिए न केवल जागरूक और वरन प्रयत्नशील भी है। उन्होंने कहा कि जो आत्म सुरक्षा है, आत्म सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है और व्यक्ति यदि स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो वो क्या अपना विकास करेगा, यानी वह तो डरते मारते ये स्वयं की जीवन रक्षा का विचार करेगा तो उसके दिमाग में ये अगले स्टेप आएंगे नहीं। और स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों और क्षमताओं की अभिव्यक्ति पर लगे जो प्रतिबंध है उनका विलीनीकरण कर दिया जाए, उनका लोप कर दिया जाए, यानी व्यक्ति की क्षमताओं और शक्तियों पर जो पाबंदियां लगाई गई है उनका विलीनीकरण किया जाए, उनको लोप किया जाए। मानववाद की चौथी विशेषता है धर्म निरपेक्षता से अनुप्रेरित है, यानी वो किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखते थे। राय ने विचार व्यक्त किया है कि नैतिकता और बुद्धिवादिता मनुष्य के दो प्रमुख लक्षण हैं, जिसके अभाव में मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। नैतिकता और बुद्धिवादिता ये दो प्रमुख लक्षण हैं। अगर आदमी में नैतिकता और बुद्धिवादिता नहीं है, नीति और बुद्धि नहीं है, तो आदमी को आदमी नहीं कहा जा सकता। हम नैतिकता को भूलकर शक्ति प्रदान राजनीति में फंस गए हैं, इसलिए हमारे सार्वजनिक जीवन का पतन होता जा रहा है। और राय की नैतिकता का स्वरूप धर्म निरपेक्षवादी है, यानी धर्म से निरपेक्ष है, वो किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देते हैं। और राय का कहना है कि नैतिकता कोई अति मानवीय तथा बाहरी वस्तु नहीं होकर के एक आंतरिक शक्ति है, जिसका पालन मनुष्य को ईश्वरीय अथवा प्राकृतिक भय से नहीं अपितु समाज कल्याण की भावना से करना चाहिए। यानी नैतिक आदमी को नैतिक होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि नैतिक होना चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन नैतिक होने का अर्थ ये नहीं है कि वो इस प्रकार डरें कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे ये फल भुगतने पड़ेंगे, ये पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए, समाज कल्याण की भावना होनी चाहिए मन में। समाज कल्याण की भावना को जान करके वो नैतिकता की तरफ बढ़ने वाला होना चाहिए। अंतिम जो है वो है राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुत्व का समर्थक। राष्ट्रवाद से मुक्त है और विश्व बंधुत्व का समर्थक है। राय का मौलिक मानववाद मनुष्य को राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं से मुक्त करके विश्व बंधुत्व की दीक्षा देता है, यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। वे स्वतंत्र मनुष्यों को ऐसे ही प्रेम और विश्वास के राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाना चाहते हैं। राय का मौलिक मानववाद का दृष्टिकोण विश्व राज्यवादी है, यानी संपूर्ण संसार ही एक राज्य हो। इसके लिए राष्ट्रवाद की अपेक्षा विश्व बंधुत्व की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद जरूरी नहीं है, विश्व बंधुत्व जरूरी है। अगर संपूर्ण संसार में बंधुत्व की भावना होगी, भ्रातृत्व होगा, तो सब कुछ ठीक होगा। उम्मीद करता हूं ये पाठ आपके पसंद आया है और इसके संबंधित जो अन्य जो लिंक है वो सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या आप जैसे मान लो इसका CCA by DR रोज चैनल है, इसके माध्यम से सर्च भी करके भी उसे देख सकते हैं। MN राय के विचार, यानी जैसे कैसे भी आप, यानी आज जो है सोशल मीडिया का जमाना है तो इसमें आप कैसे भी किसी भी लेसन को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दूसरा भाग शीघ्र ही अपलोड होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।